देखो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि एस्पेक्ट 8 है हम लोग का। उसमें देखेंगे इवेंट्स 1937 से लेकर 1947 यानी कि 10 साल में क्या क्या हुआ है। इस 10 साल में बहुत कुछ इंसिडेंट हुए हैं, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट इसी टाइम में हुआ है, क्रिप्स मिशन हुआ है, कैबिनेट मिशन हुआ है, माउंटबेटन प्लान बना है, बहुत सारे चीज़ हुए हैं इसके बीच में। और फाइनली हम लोग को आज़ादी मिल जाता है 1947 में, यानी कि ये एस्पेक्ट में हमको आज़ादी मिल जाएगा और उस हिसाब से ख़त्म हो जाएगा मॉडर्न इंडिया। तो थोड़ा पेरिफेरल आइडियाज़ भी देख लेंगे, उसमें हम कम्युनलिज्म एंड पार्टीशन का देख लेंगे कि कैसे पाकिस्तान अलग हुआ हिंदुस्तान से, ऐसे क्या हालात बन गए थे, क्या इनइविटेबल सर्कमस्टेंसेस थे जिसके वजह से बना है, नंबर 1। उसके बाद हम देखेंगे कि जब नेहरू जी आए 1947 में, तो उसके बाद 5th ईयर प्लान जो चला है वो कैसे आगे बढ़ा है। साथ साथ जब पार्टीशन इंडिया का हुआ तो उस पर क्या टेक ओवर था बहुत सारे लीडर्स का, हमारे बहुत सारे लीडर्स का क्या मानना था कि इंडिया और पाकिस्तान होना चाहिए क्या, तो उसमें सभी बड़े बड़े पर्सनैलिटी का भूमिका देखा जाएगा कि इनका क्या टेक ओवर था। समझ गए, सभी चीज़ करेंगे, बस इतना ही रहेगा अब मॉडर्न इंडिया में। देखो इसमें क्या पढ़ेंगे, कांग्रेस मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन, क्योंकि अब जनरल इलेक्शन हो जाएंगे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया और उसमें प्रोविजन है कि आप इलेक्शन कर सकते हो। नंबर तो हम देखेंगे कि कांग्रेस मिनिस्ट्री क्या हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वार भी हो गया 1939 में। 1939 में क्या हुआ, देखो कि हमारे सोल्जर्स को यूज़ किया गया, इंडियन के जो लीडर्स थे उनके बिना परमिशन का, तो इससे गुस्सा हुआ हमारे लीडर्स, बोले कि ये क्या बात हुआ, हमारे सैनिक को आप यूज़ करोगे आप बिना परमिशन का, ये चीज़ हमको रास नहीं आया। तो इससे और नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स हुआ, वो बाद में जाके क्विट इंडिया मूवमेंट में कल्मिनेटेड हो गया। समझ में आ रहा है चीज़। ब्रिटिश ऑफर्स देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में इंडिया को रिझाने के लिए ब्रिटिश ने क्या ऑफर किया ताकि इंडिया का सपोर्ट ले सके वो, क्यों, क्योंकि बाहर तो बहुत बड़ा त्रासदी चल ही रहा था ब्रिटिश के लिए यूरोपियन कंट्रीज में। और सेकेंड बता चुके हैं तुम लोग को वर्ल्ड हिस्ट्री में भी कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में ब्रिटिश का क्या स्थिति था, उधर नाजी वगैरह सब कवर कर चुके हैं तुम लोग का, भूल गया होगा ये अलग बात है। तो बात समझो कि इंडिया का कॉन्फिडेंस ले, तो उस समय ब्रिटिश ने क्या क्या पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट किया था इंडियंस के लिए, वो सभी चीज़ जानेंगे। अगस्त ऑफर इसमें एक आ जाएगा तुम्हारा, अगस्त ऑफर क्या बोला गया था, क्या सर्कमस्टेंसेस थे। 5th वन देख लो जिसकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट इतना बड़ा हो गया। गांधी जी कहते हैं कि क्रिप्स मिशन क्या है, एक पोस्ट डेटेड चेक है जो कि बेकार है, यानी कि ये चेक है जो चेक का वैलिडिटी खत्म हो गया है। पोस्ट डेटेड चेक यानी कि आप चेक देते हो तो उससे पैसा निकालता है आदमी, यानी कि आप ऐसा चेक दे रहे हो जिसका मैच्योरिटी पीरियड ही खत्म हो गया है। तो गांधी जी का क्यों ऐसा गांधी जी का मानना था। 7th वन देखो क्या क्या ऐसे परिस्थिति वहाँ पे क्रिएट हुए हैं जिसकी वजह से फ्रीडम के प्रति हम गए, इंडिपेंडेंस की तरफ गए हैं। 1946 से लेकर 1947 यानी कि एक साल में बहुत डेवलपमेंट हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। हमारा इंटरिम गवर्नमेंट बना है, जवाहरलाल नेहरू भी उसमें रोल प्ले किए थे, जगजीवन राम बापू थे, और यही जाके इंडिपेंडेंट इंडिया में कैबिनेट बन जाते हैं ये सब। यानी कि इन लोग को अनुभव हो गया था आज़ादी के बाद भी कि कैसे सरकार को चलाया जाता है। तो सरकार चलाना कोई आसान बात नहीं है कि आज़ाद हुआ आप सरकार चला रहे हो, अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। आप देखो 1937 से अनुभव होगा जनरल इलेक्शंस में, उसमें जानेंगे कि इलेक्शन कैसे किया जाता है। और ऑप्शनल करोगे तो ऑप्शनल में तो बहुत कुछ जान लोगे इसके बारे में कि अंदर क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना का इश्यूज, बहुत सारा चीज़। तो इसमें रोल ऑफ माउंटबेटन देखेंगे कि लास्ट वॉइसरॉय थे और इन्होंने ही पावर को ट्रांसफ़र कर दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या रहा, डिकी बर्ड प्लान दैट इज़ अ माउंटबेटन प्लान जो कि 1946 में आया है। हमको आज़ादी मिलने वाला था 48 में, एक साल पहले ही मिल गया हम लोग को, ठीक है। फिर कैबिनेट मिशन का आना, फिर प्रपोजल क्या था कैबिनेट मिशन का, और जो आउटब्रेक हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वार का, इससे इंडियन पॉलिटिकल सीन पे गजब असर पड़ा है। क्यों, उधर वीक हो रहा है और इंडिया को मौका मिल रहा है। तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि ब्रिटिश लोग पहले से त्रासदी में है, थोड़ा कोऑपरेट कर दो, और कई लोग ये बोलते हैं कि त्रासदी में है तो और दिक्कत दे दो। तो बहुत तरह का डिबेट वहाँ पे, सभी चीज़ जानेंगे। अगस्त ऑफर से लेकर माउंटबेटन प्लान, ये एक लॉजिकल इवोल्यूशन है, यानी कि देखोगे तो इसके बाद हमको दिख गया कि अब वो ब्रिटिश पीछे भाग नहीं सकता, हमको आज़ादी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ही ऐसा बन गया। क्रिप्स मिशन रिजल्टेड है, क्रिप्स मिशन के वजह से ही क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ है। क्यों, क्योंकि लॉलीपॉप थमा दिया, कुछ दिया नहीं उसमें जो देना चाहिए था, जो हमको मिलना चाहिए था। इतना हम आज़ादी के लिए लड़े, जो हम संघर्ष किए, हमको मिला ही नहीं वो चीज़। तो बाद में हमको क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ जाना पड़ा, डू एंड डाई की तरफ जाना पड़ा हमको। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रवैया था सेकेंड वर्ल्ड वार
को लेके, तो मैंने बोला कि हमारे सैनिक क्यों गए हैं। हाँ, सुभाष चंद्र बोस का रोल, इंडियन नेशनल म्यूटिनी जो हुआ था, आर्मी म्यूटिनी हुआ था, जहाँ पे पूरी तरीके से बगावत कर दिया सोल्जर्स ने। और मैंने तुमको हिस्ट्री में बताया भी था कि बाद में जब आते हैं वॉइस रॉय वहाँ के, तो बंगाल के जब चीफ मिनिस्टर और गवर्नर से मिलते हैं, डिग्नेटरी से मिलते हैं, तो कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ही थे जिसकी वजह से ब्रिटिश हटा है। क्यों? क्योंकि आपका सैनिक ही विद्रोह कर दिया। आपको सैनिक किसी भी कंट्री में विद्रोह कर दिया तो कहाँ तुम उसको कॉन्फिडेंस में लेके चल पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। इंडियन नेशनल तुम्हारा मूवमेंट जो भी चला है, इंडियन नेशनल वही आर्मी वाला जो मूवमेंट चला है म्यूटिनी वाला, उसका 19 देख लो, उसका इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स पे जो ट्रायल चला था, ये भी कहीं ना कहीं भारत को फ़ायदा हुआ इससे, क्योंकि आप किसी सैनिक के ऊपर आप करते हो तो पूरा मास जुड़ जाता है आपके साथ। ये हुआ है, सभी बात करेंगे। वही रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी जो हुआ था, कहीं ना कहीं यही है कि लास्ट नेल था, यानी कि ब्रिटिश का अंतिम टाइम था। अब इसके बाद ब्रिटिश का पूरा कफन हो जाएगा, यानी कि ब्रिटिश पूरी तरीके से कब्र में दब जाएगा, क्योंकि स्थिति ही ऐसा बन गया था। और सुभाष चंद्र बोस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। क्या गांधी जी का एटीट्यूड था, पटेल जी का एटीट्यूड था RIN को लेकर, क्योंकि वो टेररिस्ट मूवमेंट टाइप का था, बताए थे तुमको फेज में, 3 फेज में। तो गांधी जी का पटेल जी का क्या रवैया था इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये लीडर लोग थोड़ा अलग आइडियोलॉजी से चल रहे हैं। क्या क्या फैक्टर्स था जिसकी वजह से RIN म्यूटिनी को सस्पेंड किया गया, मगर सिग्निफिकेंस क्या रहा है इसका। ठीक है, जो सेलर्स जो RIN म्यूटिनी में टेक पार्ट किए थे वो हीरोज़ है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए। महिलाओं का क्या रोल रहा है ओवरऑल इंडियन नेशनल मूवमेंट में अलग से, क्या वो हम बात करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल से लेके, या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से लेके, या CDM से लेके, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट में लेके, या बीच में बहुत सारे जो घटना घटे हैं, उसमें पूरा ओवरऑल महिलाओं का क्या रोल है, क्योंकि सिविल सर्विस का फेवरेट टॉपिक है महिला सशक्तिकरण। तो पूछता है सिविल सर्विस, और देख लो उठा के 2018 में पूछा गया सवाल है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में महिलाओं का क्या रोल था, यानी कि बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे, और तुमको आस्ते आस्ते इवेंट को उठा के लिखना होगा, और उसमें तुमको बताना होगा कि क्या क्या रोल था। जैसे कि मोहम्मद अली की माता भी उस भूमिका में उठी, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो ज्योतिबाई फुले के जो भी काउंटर पार्ट रही है, उनका भी बहुत बड़ा रोल था, वो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट ही है कि महिला बच्चे लोग को सशक्त करना, क्योंकि जब तक सशक्त नहीं करेंगे तब तक मूवमेंट से जुड़ेगा कैसे। गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है, ये सभी चीज़ करेंगे। और इंडिविजुअल सत्याग्रह जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू एक प्रोमिनेंट फिगर बन के आए थे, सो ऑन, ये सभी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इसमें, बात समझे। तो ये इतना इश्यूज़ है, यानी कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि हमको कवर करना है। अब देखो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार मतलब 1939 से लेकर 45 तक हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटिश ने ऑफर किया, ब्रिटिश ने कुछ दिया हमें, जिसको हम उसी को बोलते हैं क्रिप्स मिशन या क्रिप्स ऑफर। ठीक है, और यही अल्टीमेट तुम्हारा रीज़न बना क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए। क्विट इंडिया मूवमेंट 1937 से लंबा चला है, डू और डाई, लड़ते रहो जब तक आज़ादी नहीं मिलता है। INA हो गया तुम्हारा, इंडियन नेशनल आर्मी वाला हो गया, सुभाष चंद्र बोस एक्टिव थे, और फिर 1946 में ये म्यूटिनी का रोल ले लिया, म्यूटिनी मतलब बगावत का रोल ले लिया। और उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन को बुलाना पड़ा, कैबिनेट मिशन आया, क्योंकि अब देखा कि स्थिति बहुत ख़राब हो गया है कंट्री का, अब इसको देना ही पड़ेगा। जब कैबिनेट मिशन आया तो उसके बाद फिर तुम्हारा माउंटबेटन प्लान बना, और माउंटबेटन प्लान बनते ही तुम्हारा भारत तुरंत आज़ाद हो गया। तो ये सभी क्रोनोलॉजी है, और कभी कभी सिविल सर्विस पूछता है कि किस क्रोनोलॉजी से आगे बढ़ा है। एस्पेक्ट 8 स्पेशली, एस्पेक्ट 8 में क्रोनोलॉजी नहीं पूछा जाता, क्योंकि कभी लोग कभी अगस्त ऑफर में कंफ्यूज हो जाते हैं, कैबिनेट मिशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये तुमको सीक्वेंशियल तरीके से इवेंट को याद रखना होगा, समझ गए। तो देख लेते हैं सभी चीज़। तो सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस मिनिस्ट्री का बनना, यानी कि इलेक्शन हो चुका है, जनरल इलेक्शन, और कांग्रेस मिनिस्ट्री प्रचंड बहुमत में जीत के आते हैं, और कांग्रेस ही देश को चलाएगा। ठीक है, ऊपर ब्रिटिश रहेगा, नीचे पूरा कांग्रेस चलाएगा, यानी कि स्वराज जो डोमिनेंट स्टेटस का देखते हैं कि ऊपर भी इंग्लिश रहेगा, नीचे हम इंडियन चलाएंगे। देखो इसमें कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का हुआ, जब लागू हुआ तो उसके बाद इलेक्शन 1936 में हुए। कांग्रेस 11 प्रोविंस में 5 प्रोविंस में विक्टोरियस हो गया, मेजोरिटी में जीत के आया। बड़ी बात है उस समय, क्योंकि ये इस समय का प्रोविंस बड़ा बड़ा प्रोविंस था, ये छोटा प्रोविंस नहीं है अभी जो भारत देखते हो। और हाँ, ये भी कह सकते हो कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट था, तो वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ। आर्गेटिंग में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट भी थे हमारे भारत में। तो 11 जो भी प्रोविंसेस थे हमारे भारत में, 5 बड़े बड़े प्रोविंसेस में कांग्रेस जीत के आया, यानी कि कांग्रेस का क्लियर मेजोरिटी था। और उसमें कौन सा प्रोविंस था,
तो बिहार था, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। देखो जहाँ तक बिहार का राजनीति का सवाल है तो बिहार में कांग्रेस लंबा समय तक रहा था, जेपी मूवमेंट तक रहा था। जेपी मूवमेंट के बाद कांग्रेस खत्म हुआ है। जो तुम बापूजी देखते हो श्री कृष्ण सिंह, कहाँ थे? सीएम थे वो कांग्रेस से थे। तो कांग्रेस का बहुत लंबा इतिहास रहा है हमारे कंट्री में, ठीक है ना। तो देखो 5 प्रोविंस में क्या है कि बिहार है, मद्रास है, सेंट्रल प्रोविंस है, सेंट्रल प्रोविंस मतलब एमपी कह सकते हो अभी के लिए, यूपी मतलब यूनाइटेड प्रोविंस उस समय का, और उड़ीसा। कांग्रेस देखो और भी इतना ही नहीं, कांग्रेस ने नियरली हाफ सीट्स तो बॉम्बे में भी जीता था, मेजोरिटी में नहीं था, मैं हाफ सीट तो उठा लिया था बॉम्बे में भी। और फाइनली फॉर्म द कांग्रेस मिनिस्ट्री, और छोटे पार्टी से गठजोड़ करके वहाँ पे रूल कर रहा था, यानी कि 5 प्रोविंस में क्लियर मेजोरिटी। और मुंबई में भी मुंबई में मेजोरिटी नहीं मगर मुंबई में सरकार, क्योंकि आप गठबंधन कर लेते हो, समझ रहे हो ना। यानी कि कांग्रेस का कितना दबदबा था उस समय। Assam was another province where Congress formed the government. Similarly जैसे कि मुंबई में किया तो आसाम में भी किया है, समझे। और तुम्हारा क्या हुआ उसके बाद, was done in Assam and North West Frontier. और कोलिशन देखो अब उतना ही नहीं, आसाम में भी कोलिशन किया गया और नॉर्थ वेस्ट फ्रंट जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है वहाँ पे भी कांग्रेस है। तो देख सकते हैं यानी कि अभी तुम्हारा मुस्लिम फैक्टर नहीं है, अभी मुस्लिम भी कांग्रेस को पसंद कर रहा है। यहीं पे जिन्ना को रियलाइज़ हुआ, हाँ यहीं पे जिन्ना को रियलाइज़ हुआ कि ये क्या, ये तो गजब बात हो गया, मुस्लिम ने हमें वोट भी नहीं दिया बताओ। तो अब हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलेंगे यहाँ पे, और अब हम कम्युनलिज्म का बीज बो देंगे। तो वहाँ से कम्युनलिज्म का बीज बोया गया, जिससे बहुत मारकाट हुआ है, बहुत सारे दंगा फसाद हुआ है। और तब जाके जब सेकेंड इलेक्शन होता है उसमें मुस्लिम लीग अच्छा खासा जीत के निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम पूरा कर दिए हैं, अब इतना कर दिए कोई दे ही नहीं सकता है वोट। तो हम तो बोल रहे कि कांग्रेस पे एक टाइम आरोप लगता था कि ये हिंदू पार्टी है, और अभी देखो ट्रेजेक्टरी पूरी तरीके से चेंज हो गया। समझ में आ रहा है ये चीज़? तो यानी कि बदलता है। तो देखो अब क्या हुआ, तो समझ गए तुम। वर्किंग ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री, यानी कि इनका क्या फोकस था, एरिया ऑफ फोकस क्या था। जो कांग्रेस मिनिस्ट्री बन चुका है तुम देखे हो 5 में क्लियर मेजोरिटी में है, आसाम में कोलिशन बना लिया, और महाराष्ट्र में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बना लिया, और साथ साथ नॉर्थ वेस्ट फ्रंट यानी कि क्लियर मेजोरिटी है इसका 11 प्रोविंस में, यानी कि पूरी तरीके से सेंटर पे भी रूल करेगा ये सब को देख लोगे तो इसका क्या था कांग्रेस, यदि हम कह सकते हैं कि सरकार का क्या था फोकस, क्या था एरिया फोकस क्या था, कि प्रिजनर जो हमारे जेल में गए उसको रिलीज करना, लेबर रिफॉर्म्स करना, एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स करना। आज ही बताए थे क्लास में साइंस हाउस में इकोनॉमिक्स में कि एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कंट्री देखो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो 85% हमारे जो पॉपुलेशन थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड थे उस चीज़ से, सही बात था। तो एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स आना जरूरी है, क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश का जो कॉलोनियल जो तुम्हारा हेजीमोनी था उसके वजह से ज़मींदारी सिस्टम हो, रतवारी सिस्टम हो, मालवाड़ी सिस्टम हो, या कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो, या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का गिरना हो, इसके वजह से तो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पूरा पिट ही गया था हमारा। तो ज़रूरी है कि जिस सेक्टर पे इतना पॉपुलेशन डिपेंड कर रहा है उसको रिफॉर्म्स करना, समझ रहे हो। और साथ साथ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करना, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करोगे तो बाबा आएंगे गांधी जी का मानना था कि ट्रूज और एक्टिव पार्ट में तो कंस्ट्रक्टिव वर्क भी करना है और डिप्रेस क्लास के लिए वर्क करना है। ये सभी कांग्रेस मिनिस्ट्री का तुम्हारा एरिया ऑफ फोकस था कि यहाँ हम फोकस करेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि अब हम पावर हाथ में आ चुका है। जब ब्रिटिश ने भेज दिया हमारे इंडियंस को लड़ने के लिए तो गुस्से से रिजाइन कर दिए सभी को, कि हमसे क्यों पूछे नहीं, हम तो सरकार में हैं, आपने हमसे क्यों नहीं पूछा। रिजाइन, गुस्से से रिजाइन किया, फिर इलेक्शन हुआ, तब जाके फिर ये हिंदू मुस्लिम का बीज बोया गया। नहीं तुम बोलोगे कि कैसे सर इलेक्शन हुआ, फिर इलेक्शन कैसे हुआ, रिजाइन किया गया। मगर बहुत पार्टी थे जो रिजाइन नहीं भी किए थे, और जो रिजाइन नहीं किए तो वो भी सोच समझ के रिजाइन नहीं किए थे कि हम पावर में रहेंगे तो ज़्यादा बेटर कर पाएंगे लोगों को। तो अपना अपना मत था, अपना अपना डिबेट था, दोनों अपने अपने जगह सही थे। नेशनल, देखो ये तो पूरी तरीके से हो गया कि प्रिजनर का रिलीज, और दूसरा क्या कि नेशनल एजुकेशन पे, प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करेंगे कंट्री के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि स्किल डेवलपमेंट करेंगे, सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन, एजुकेशन ऐसा है कि वो सपोर्ट कर दे उसको, यानी कि उतना पढ़ा लिखा सशक्त होना चाहिए कि वो अपने आप इकोनॉमी को जनरेट कर ले, समझे। और टीचिंग द ट्रूथ ऑफ ऑल रिलीजन, हाँ हमारा कंट्री इतना ज़्यादा डाइवर्स है, इसमें मल्टी तुम्हारा रिलीजन्स है, तो जब तक हम सेकुलरिज्म का फीचर्स नहीं बताएंगे लोगों को तो फिर दंगा फसाद करेगा इसी तरह।
यानी कि सभी धर्म के बारे में सिखाना, है ना, समझ रहे हो ना। बेसिक एजुकेशन पे देखो क्या काम हुआ है। बेसिक एजुकेशन मतलब उस समय विद्या मंदिर स्कीम यानी कि वारदा स्कीम चला था गांधी जी के द्वारा फर्स्ट टाइम, और वो अपना जर्नल में भी, हरिजन में भी लिखते हैं इस चीज़ के बारे में कि हाँ बेसिक एजुकेशन होना चाहिए। हरिजन मतलब जो उनका जर्नल आता था, हरिजन में वो अपना डिप्रेस क्लास के बारे में लिखते थे, और उसमें इस एजुकेशन के बारे में भी लिखा था उन्होंने कि बेसिक एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है कंट्री में। ठीक, इट वॉज प्रिसाइडेड बाय गांधी जी ऑल इंडियन नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। जो वारदा मतलब तुम्हारा महाराष्ट्र का एरिया हुआ, जब 1937 में एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था एजुकेशन के ऊपर, तो गांधी जी खुद उसके प्रेसिडेंट थे। और गांधी जी खुद सोच रहे थे कि हमारा एक कंट्री में किस तरह का एजुकेशन होना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में एक रेजुलेशन पास हुआ है, और उसी रेजुलेशन को हम कहते हैं वारदा रेजुलेशन या कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस ने एक कमेटी को अपॉइंट किया जिसको कहते हैं जाकिर हुसैन कमेटी, ताकि आप एजुकेशन के ऊपर ब्रॉडर पिक्चर लेके आओ, एक ब्लूप्रिंट लेके आओ कि कैसा हमारा भारत में एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत में एजुकेशन है ही नहीं, गरीब तबका बेसिक एजुकेशन नहीं है, एंड सो ऑन। तो जब वारदा कमेटी का रिपोर्ट आया, यानी कि जब जाकिर हुसैन कमेटी का रिपोर्ट आया, तो क्या था इसमें बेसिक एजुकेशन कि आप यूनिवर्सल वैल्यूज़ को दो, ट्रूथ और नॉन वायलेंस। जो गांधी जी का रहेगा तो ट्रूथ और नॉन वायलेंस का बात होगा ही होगा, कि गांधी जी के प्रिंसिपल से कंट्री आगे बढ़ा है, नहीं तो बहुत जल्दी क्रैकडाउन हो जाता है हमारे कंट्री में मास मूवमेंट के ऊपर। गांधी जी ही थे जो कि इतना नॉन वायलेंस ले गए थे, तभी तो इतना सक्सेसफुल रहा ना। अदरवाइज वायलेंट वाला चीज़ तो बहुत आसान है, हांगकॉन्ग में भी हुआ, कहाँ मिला आज़ादी, बहुत जगह हुआ, नहीं मिला। अब वायलेंट करोगे तो नहीं होगा। तो इसलिए तो उस एजुकेशन में ट्रूथ का मतलब क्या है, नॉन वायलेंस। देखो जो समझदार होते हैं, जो चालाक होते हैं, ठीक है, वो भले ही लंबा समय लगे उसको पहुंचने में गोल तक, वो रास्ता वही चुनते हैं क्योंकि उसमें खतरा कम है और उसमें डिटर्मिनेशन दिखता है कि भले ही हमको पेशेंस से लेट मिलेगा, मगर पेशेंस से हम मिल सकता है हमको। पेशेंस मतलब ऑल अबाउट योर नॉन वायलेंस ना, नॉन वायलेंस भी कितने पेशेंस चाहिए। अब हमको कई बार चाहिए, हमको आज़ादी आज चाहिए, जैसे भगत सिंह, कहाँ मिला वो, नहीं मिला, खत्म हो गया वो उसी समय। मगर गांधी जी का दृढ़ संकल्प था, पूरा संकल्प था, प्रिजर्वेरेंस था, वो आस्ते आस्ते उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड किए हैं। और वही चीज़ वो एजुकेशन में भी लाना चाहते थे कि बच्चों लोग को ये भी ज्ञान हो। एजुकेशन फॉर द वर्चुअल लाइक सिंप्लिसिटी, फ्रीडम और एसेट्रा। एजुकेशन किस तरह का होना, सिंपल होना चाहिए। एजुकेशन आपको एरोगेंस ना लाए, आपके अंदर घमंड ना लाए, फ्रीडम का बात होना चाहिए। देखो जो आदमी पढ़ता लिखता है वो कितना लिबर्टी को एक्सप्रेस करता है कि नहीं करता है, और जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो दब के रह जाता है किसी के अंडर। ये बात सही है, हम क्लास का वो नहीं करना चाहते, मगर जो तुम लोग क्लास आने से पहले जो तुम लोग का माइंड था और क्लास जो अभी कर रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है इन टर्म्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो भी शब्द है। क्योंकि पढ़ते पढ़ते तुम लोग को समझ में आया कि यस ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, ह्यूमन इक्वलिटी, भले ही तुम्हारा सिस्टम तुमको दबाए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मगर जब पढ़ोगे लिखोगे तो ये तो समझ में आ ही जाएगा कि लिबर्टी भी होना चाहिए। और गांधी जी चाहते थे कि बेसिक एजुकेशन के थ्रू हम मास प्रोपागेट कर सके इस आइडियाज़ को, और लोग सशक्त हो जाए और लोग मूवमेंट से जुड़े, इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़े। क्यों? गांधी जी चाहते थे कि घर से सभी को निकालते हम, जितना हम निकालेंगे उतना ही हमारा मूवमेंट बड़ा होगा, और जितना ही मूवमेंट आपका बड़ा होगा उतना ही आपको फायदा है। सभी चीज़ को कोट करके लिखना है। जैनिक हिस्ट्री में जो लाइन है, लाइन के हिसाब से नहीं लिखा जाता है, जोड़ा जाता है चीज़ों को। और जितना चीज़ को जोड़ोगे और जितना वो रियलाइज कर पाओगे उस चीज़ को, उतना ही विल गेट मार्क्स। आर यू गेटिंग मी? तो गांधी जी क्या थे? ग्रेट रिवोल्यूशनरी पर्सन थे, एंड डीपली थॉट ओवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, एंड हिज थॉट बिकम द बेसिस ऑफ हिज बेसिक एजुकेशन। वही तो मैंने बोला कि गजब के लर्नर थे, गजब के पर्सन्स थे, और ये लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को, पहलू को समझते थे अच्छे से, और चाहते थे कि बेसिक एजुकेशन में ये भी तुम्हारा एलिमेंट रहे वहाँ पे, ताकि लोग सशक्त हो, लोग समझे। अब देखो तुम डिप्रेस क्लास को ठीक से पढ़ा दिया तो अपने आप ऊपर चल जाएगा, जैसे बाबा अम्बेडकर गए थे। तो हुआ कि नहीं हुआ? आप बेसिक एजुकेशन से तो आपने रिवॉल्व कर ही दिया, चेंज कर ही दिया माइंडसेट। इट हैड फ्यूचर्स ऑफ वेलफेयर ऑफ ऑल, वर्क ऑफ बार्बर एंड लॉयर शुड बी इक्वली अप्रिशिएटेड। देखो मैंने हर समय कहा है ना, देखो तुम लोग पहले आते थे तो हम बोलते हैं एक पानी पूरी वाला बड़ा है कि एक डीएम बड़ा है। देखो मेरा डे 1 का है स्पीच, और कई लोग तो अपना दिखाने के लिए बोले कि पानी पूरी वाला बड़ा है। तो हमने क्या कहा था? दोनों बराबर है, हमने कहा था कि नहीं? क्योंकि वर्क इज वर्शिप। गांधी जी ये खाली विश्वास दिलाना चाहते कि आप टॉयलेट भी साफ करते तो आप उतना ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं जितना आप दफ्तर में काम कर रहे हैं।
यही कारण है कि गांधी जी डिप्रेस क्लास के साथ वो भी जाकर गंदगी साफ करते थे, ताकि दिखाने के लिए कि आप छोटा काम नहीं कर रहे हैं, आप काम बराबर कर रहे हैं। और गेटिंग मी? तो कर्म ही पूजा है, ये गांधी जी का मानना है। तो हम लोग छोटे छोटे आदमी लोग हैं, जब गांधी जी बोल के गए तो कान खोल के सुन लो और फॉलो करो उस चीज़ को। ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, गांधी जी को आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो तुम लोग, ठीक है, क्योंकि उन्होंने किया है। कोई आदमी होता है बोलने वाला, कोई आदमी होता है बोलने वाला थ्योरी तक, मगर जिसने किया है देश के लिए, जिसने अपना योगदान दे दिया है पूरा, तो उसका हर एक चीज़ एक छोटा से लेके बड़ा चीज़ सभी प्रेरणा है सभी के लिए, और हम हर एक चीज़ सीख सकते हैं उनसे। और वही चीज़ है कि हर एक वर्क को अप्रिशिएट करना चाहिए, एवरी वर्क, चाहे वो तुम्हारा सैनिटेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो तुम्हारा किसी भी चीज़ से, चाहे बार्बर का वर्क हो, चाहे लॉयर का वर्क हो, बोथ शुड बी ट्रीटेड इक्वली। दैट इज द बेसिक वैल्यू ऑफ गांधी जी। एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए, और ये मदर टंग में होना चाहिए। देखो कितना बढ़िया बात कहा गया, हर समय तुम इंग्लिश एजुकेशन का बात करते हो इस क्लास में भी, मदर टंग होना उतना ही जरूरी है, क्योंकि मदर टंग में जो एक्सप्रेस कर पाओगे वो बहुत अच्छी बात है ना, डायरेक्ट रिलेट करवा। तभी तो गांधी जी शैतान शब्द का यूज़ करते थे, तभी तो गांधी जी राम राज्य का बात करते थे। यस, तो यानी कि हमको अपना मदर टंग का भी एजुकेशन बढ़ाना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन फॉर फिजिकल फिटनेस, देखो फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, और उसके लिए हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन सो इंपॉर्टेंट। क्यों? यदि आदमी माइंड से ही ग्रसित है तो काम करेगा कैसे वो कंट्री के लिए? सही बात है ना। एजुकेशन फॉर अवॉइडिंग कास्ट, देखो कलर डिस्टिंक्शन, वाओ, देखो तुम समझ रहे हो ना, एजुकेशन जरूरी है कि इस तरह का तुम्हारा जो कास्ट हम सोचते हैं, डिप्रेस क्लास या बड़ा क्लास, जो भी हमारा मतभेद है, एजुकेशन यदि प्रॉपर रहा तो अपने आप खत्म हो जाएगा सभी चीज़। तो गांधी जी एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ जानते थे, और बहुत बड़े उसके फॉलोअर भी थे। एजुकेशन फॉर इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन, यानी कि एजुकेशन ऐसा हो कि सब रिलीजन का बराबर हो। एजुकेशन बेस्ड ऑन ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड जस्टिस, ऐसा एजुकेशन हो जो आपको जस्टिस दे। सो गुड ना, सुनने में भी अच्छा लगता है। तो गांधी जी ने तो ये चीज़ लेके चले हैं गांधी जी, और पूरी तरीके से बेसिक एजुकेशन में गांधी जी का सभी प्रिंसिपल दिखता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट रहेंगे तो वो अपना भूमिका तो अपना तो थॉट देंगे ही देंगे ना। जैसे हमको बोलेगा कि कोई एजुकेशन पे बोलो तो हम यही सब बोलेंगे जो अभी बोले हैं। अब गांधी जी भी तो बाहर वेस्टर्न कल्चर से पढ़े हैं ना, बैरिस्टर है, लॉयर है, बाहर रहे हैं, लंदन में रहे हैं, नीचे साउथ अफ्रीका में काम किए हैं, सब इसी प्रिंसिपल पे काम किए हैं। अब देखो यहाँ पे तुम लोगों को क्रोनोलॉजी दिया है, क्या क्या हुआ है इस बीच में। देखो यहाँ पे देखो, दूसरे कॉपी से लिया गया है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हुआ, फिर इलेक्शन हो गया 1936 में, फिर कांग्रेस मिनिस्ट्री बना है 1937 में, ठीक है। 6 प्लेसेस में विक्टोरियस हुआ था, मैंने बताया 5 प्रोविंस, 1 तुम्हारा मद्रास, मुंबई, और उसके बाद आसाम और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर भी। तो कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन कर देते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हो कि ये वाला इशू हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार वाला, सेकेंड वर्ल्ड वार वाला हुआ था। यही बाद में जाके क्विट इंडिया मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट में लुभाने के लिए क्रिप्स मिशन आता है कि बाबू आप प्लीज़ ऐसा मत करो, आप वर्ल्ड वार चल रहा है, हमको हेल्प कर दो, ठीक है। तो वर्ल्ड वार हुआ तो हमारे कंट्री से हेल्प लिया है, और हमारा कंट्री उस समय कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का एक नाम, अभी भी हमारा कंट्री कॉमनवेल्थ कंट्री में आता है ना नाम, क्यों? हम बड़ा एसोसिएशन का एक पार्ट है, उससे हमको बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए हम एसोसिएशन में अभी भी जुड़े हुए हैं। बात समझे? मुस्लिम लीग एक्टिव होना शुरू हो गया, और यहीं पे पाकिस्तान मूवमेंट शुरू हो गया। तो मैंने तुमको पहले ही बोला था क्या क्या हुआ, आगे देख लो। तो देखो यहाँ पे और क्या क्या हुआ है। कांग्रेस प्लेटफॉर्म आप देखो, नॉन कांग्रेस प्लेटफॉर्म में बहुत सारा चीज़ था, एंड सो ऑन, बहुत कुछ हुआ है। इंडियन नेशनल तुम्हारा ये INA ट्रायल्स हुआ, RNA म्यूटिनी हुआ, एंड सो ऑन, ये बताएंगे थोड़ी देर में, जो कि ये दूसरे कॉपी से दिया गया, थोड़ा क्रोनोलॉजी डिफरेंट है इसका। देखो कांग्रेस मिनिस्ट्री देखते हैं। देखो INC स्टैंड्स द एक्सेप्टेंस ऑफ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 एक्ट को स्वीकार किया, और वो उसके बाद वो डेवलपमेंट, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए 1925 से लेकर 1934 तक। देखते हो बहुत सारा मूवमेंट चला हमारे कंट्री में। जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1936 में, और वो डिक्लेयर किए हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, बट ही ऑल्सो प्रिसाइडेड द व्यू दैट कांग्रेस शुड टेक पार्ट इन इलेक्शन। मैं इनका ये भी मानना था कि इलेक्शन में कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब सत्ता हमारे हाथ में रहेगा तो हम ज़्यादा वेलफेयर कर पाएंगे हमारे पॉपुलेशन के लिए। तो ये आगे बढ़े हैं उस चीज़ को लेके, और देखते हो 5 प्रोविंस में तो वो पुराने वाला ही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। नियरली ये हो गया, ये बता चुका हूँ तुम लोग को। और देखो कांग्रेस लीडर्स जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गए, पटेल जी हो गए, राजा जी हो गए,
वो फेवर थे कि हाँ गवर्नमेंट बनना चाहिए। वहाँ बहुत सारे लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू और बोस थे, वो फेवर में नहीं थे। और इसका कुछ रीज़न था, इसका रीज़न बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। वह बाद में सभी लोग आ गए, सबको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया और आ गए। जो इंट्रिकेट इशू देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बना है उसमें बहुत सारे चीज़ तुम्हारा बहुत लूपहोल्स भी था। हमने जो आज़ादी के बाद उस एक्ट को एक्सेप्ट कर लिया संविधान बनाने में, वह उसमें डायरकी टाइप का चीज़ बहुत गंदा था। उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का चीज़ बहुत गंदा था कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट महिलाओं को भी देंगे, लेबर को भी देंगे, इस तरह तो आप फ्रैक्शंस कर रहे हो। ये चीज़ तो राज नहीं आया। जो जवान वाले लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये पसंद नहीं आया इनको। तो मगर जो बुजुर्ग नेता थे, जो होशियार नेता थे, जो समझदार नेता थे, वो बोले कोई बात नहीं है, बहुत सारा चीज़ तो बहुत अच्छा है, हम अभी सत्ता ले लेते हैं, सत्ता ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, कंट्री के लिए ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। और वही अनुभव लिए हैं, बाद में जाकर वही अनुभव को साझा किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। समझ रहे हो बात को ना? क्योंकि जो इंट्रिकेट था इश्यूज़, यानी कि जो बहुत कॉम्प्लेक्स इशू थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसी वजह से हॉस्टिलिटी हुआ जी कांग्रेस लीडर के बीच में, और नेहरू अगेंस्ट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बहुत सारे फीचर्स को लेकर। अब देखो तो क्या ऐसा चीज़ था, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें पूरी तरीके, अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का भी जेनेसिस देखोगे तो 1919 का मिलेगा, क्योंकि 1919 में देखते हो तुम कि कैसे पहले मंटागू, पहले तुम्हारा मॉडल मिंटो आया, उसका मोंटागू चेम्सफोर्ड आया, और मोंटागू चेम्सफोर्ड बाद में जाके व्हाइट पेपर बना, बहुत तरह आगे जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना है, बीच में बताए थे बहुत सारा इवेंट हुआ है। तो एक तरह से इम्प्रूवमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक 1919 का ही इम्प्रूवमेंट है, और 1935 भी एक बाद में जाके हमारा संविधान का एक बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन का इम्प्रूवमेंट होते रहता है, जिस तरह तुमको चाहिए उस हिसाब से तुम अमेंडमेंट करते हो उसमें, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मगर दिक्कत क्या था, देखो 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को हमने वो दिया है, अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होना भी उतना ही जरूरी है, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि प्रोविंस को भी उतना ही अधिकार होना चाहिए। इलेक्शंस हो गया, इलेक्शन में कांग्रेस जीत गया 1937 में, मगर इसमें बहुत सारे इंट्रिकेट इश्यूज थे, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स इशू भी थे, तो इसकी वजह से हॉस्टिलिटी हो गया। मैंने बोला कांग्रेस मिनिस्ट्री के अंदर, कांग्रेस जो लीडर्स थे उसके अंदर दिक्कत हो गया। ये चाहते थे कि इसमें सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स होना चाहिए, जो कि मिसिंग है पूरी तरीके से, जो कि इलेक्शन मैनिफेस्टो का पूरा पार्ट रहा है, क्योंकि प्रभावित हो चुके हैं रशियन रेवोल्यूशन से ये लोग। जवाहरलाल नेहरू सब तो बहुत ज़्यादा वो थे, प्रभावित थे कि हमारे कंट्री में सोशलिज्म प्रिंसिपल से ही आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट की वजह से पूरा कंट्री बर्बाद हो चुका है। तो और इलेक्शन मैनिफेस्टो, जो घोषणा पत्र लेके आते हैं जब इलेक्शन होता है, तो घोषणा पत्र में पूरी तरीके से सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल सब दिखाया गया था, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के बारे में बोला गया था वो चीज़। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें बहुत रोड़ा कंकर पत्थर था इस चीज़ को रियलाइज करने के लिए, इसलिए इस तरह का बगावत किया जा रहा था। मगर फिर भी उसके बाद भी इलेक्शंस हुए, फिर भी सत्ता में आए हैं। अब देखो तो मगर फिर भी उस समय के तुम्हारे जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने एश्योरेंस दिया और बोला कि ठीक है आप फॉर्म कर लो, 6 प्रोविंस में फॉर्म कर लो, आप मुंबई में फॉर्म कर लो। कांग्रेस ने फॉर्म किया है, देखो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी फॉर्म किया, आसाम में भी फॉर्म किया, कोलिशन लाइन पे, ये जानते हो तुम लोग। कांग्रेस मिनिस्ट्री का क्या वर्किंग रहा है, तो जस्ट अभी तुम लोग को बताए थे, यही चीज़ रिपीट हुआ है क्योंकि ये दूसरे कॉपी से लिया गया है। प्राइमरी एजुकेशन 7 ईयर्स तक होना चाहिए, सभी चीज़ बता चुका हूँ मैं तुम लोग को। अब देखो गुस्से से क्या किए, अब देखो यहाँ पे नीचे चले जाओ कि वारदात तुम्हारा महाराष्ट्र में बताए थे। 1931 का कराची सेशन हुआ, उससे पहले लाहौर सेशन हुआ। कराची सेशन में ही बाबू लोग, तुम लोग को पता होना चाहिए, कराची सेशन में ही हमारे पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उसी में तुम्हारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल लगाया गया था। वही सोशलिस्ट प्रिंसिपल इलेक्शन मैनिफेस्टो का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कांग्रेस के लिए। जो चीज़ तुम्हारा कराची सेशन में पास किया गया था रेजोल्यूशन में, सोशलिस्ट आइडियाज, वही बाद में जाके इलेक्शन मैनिफेस्टो बन जाता है कांग्रेस के लिए। बात समझ रहे हो? और जब इलेक्शन में जीत के आएंगे तो आप ये करोगे, इलेक्शन घोषणा पत्र इसलिए किया जाता है कि आप जब जीत के आओगे तो आप ये सब करोगे, आपका ब्लूप्रिंट है वो। तो 1937 में तुम्हारा वर्किंग कांग्रेस बना, तुम्हारा जानते हो, जिसके प्रति जिसमें रिफॉर्म में एजुकेशन में वार्धा कॉन्फ्रेंस जो बना था जहाँ गांधी जी प्रिसाइड किए थे, एंड सो ऑन। तो रेजिग्नेशन क्यों दिए? देखो रेजिग्नेशन दिए अप्रैल 1939 में, यानी कि 1937 में जीत के आते हैं, लगभग 1.5-2 साल तक अपना बैठते हैं वहाँ पे और बहुत प्रयास करते हैं कि कैसे इस कंट्री को जो प्रॉब्लम में है वो कैसे सुलझाया जाए। मगर गुस्से से क्या किया जाता है कि अप्रैल 1939 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज ऑथराइज बाय पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इमरजेंसी पावर इन केस ऑफ वार। और मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो ब्रिटिश के हाथ में रहेगा, ठीक है, तो उसको पावर मिल गया कि इमरजेंसी के टाइम में वो किसी तरह यदि थ्रेट हो बाहर से और एक्सटर्नल थ्रेट हो या वार हो तो उस समय खुद ही कर सकता है, जिस तरह भी करना है कर सकते हो। तो उस टाइम में क्या था, हमारे इंडियन ट्रूप्स को भेज दिया गया इजिप्ट में, सिंगापुर में और एडान में भेज दिया गया था।
बिना इंडियंस के परमिशन का। ये चीज़ मिर्ची लग गया हमारे इंडियंस को कि बाहर इंटरनेशनल हैपनिंग्स हो रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने आप को डिसीजन ले रहा है। तो भाई तुम हमारे मिनिस्ट्री से लो, हमारे मिनिस्ट्री झाल बजाने के लिए थोड़ी बैठे हैं वहाँ पे, वो तो कंट्री को देख रहे हैं, तो आपको लेना चाहिए। मगर वो क्या किए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज़ कर लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब ब्रिटिश, ये पसंद नहीं है। तो कांग्रेस ने अपोज कर दिया इस चीज़ को कि क्यों हमारे ऊपर वार क्यों लादा जा रहा है, हम क्यों वार में, हमको कोई मतलब ही नहीं, आप क्यों लादा जा रहे हो यहाँ पे। तो इंडियन कांग्रेस ने ये चीज़ वो कर दिया। और क्यों हम इंडियन रिसोर्स को खर्चा नहीं करना चाहेंगे, और खर्चा भी करना चाहिए तो परमिशन हमसे लीजिए। आप हमसे बिना परमिशन लेके हमारा रिसोर्स खर्च कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे दूसरा रिसोर्स हो, चाहे पैसा हमारा यूज़ कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगा इस चीज़। और कांग्रेस ने रिएक्ट किया इस चीज़ को और रिजाइन कर दिया गुस्से से। तब देखो उस समय के जो लिन लिथगो, ये लिथिन गो तुम्हारा गवर्नर जनरल थे, उस समय वाइस रॉय थे, ये ऑफर पास किए 7 अक्टूबर 1939 को। देखो अप्रैल में रिजाइन कर दिए, पार्लियामेंट में इस तरह का हरकत हुआ। तो आप बोले कि अब कांग्रेस मिनिस्ट्री कर दिया, तो देखो अब कांग्रेस मिनिस्ट्री कर देगा तो पीपल का कॉन्फिडेंस जुड़ा हुआ है उससे, और क्या भरोसा है, एक बहुत बड़ा बगावत हुआ। ब्रिटिश पहले से इन्वॉल्व है, अब पहले से इन्वॉल्व है बाहर वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो कोई तरह का बगावत हो जाए तो ब्रिटिश उधर संभाले कि इधर संभाले, तो ब्रिटिश के लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो ब्रिटिश को जरूरत है कि कैसे इंडियंस का कॉन्फिडेंस लेके चले इस क्राइसिस सिचुएशन में, क्योंकि ब्रिटिश को उधर भी लड़ना है, समझ रहे हो। तो ब्रिटिश ने इसके लिए क्या किया, ऑफर पास किया 7 अक्टूबर 1939 को, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, आपको डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया, वार के बाद हम आपको डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, ठीक है, और आपको दे देंगे, यानी कि बहुत कुछ हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, आप जैसा चलाना चाहते हो आप चलाओ, इस तरह का प्रपोजल दे दिया। बट कांग्रेस सेटिस्फाइड नहीं था विद दिस, एंड कांग्रेस एंड इंडिया विल नॉट ऑल सपोर्ट ब्रिटिश, बोला कि इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए कांग्रेस ने मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया। और ये रेजिग्नेशन हुआ है 15 नवंबर 1939 को। अप्रैल को पास हुआ पार्लियामेंट में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी इमरजेंसी पावर में कुछ भी कर सकता है। तो ये थोड़ा सा खटका और आस्ते आस्ते बात चल रहा था। फिर ब्रिटिश की तरफ से ऑफर आया है, लिथगो तुम्हारा जो भी थे उस समय के वाइस रॉय थे, उनका भी पसंद नहीं आया, उनको लगा कि ये ठीक है, ये बरगलाने के लिए है। तो गुस्से में जाके तुम्हारा नवंबर 1939 को वो रिजाइन कर दिए सभी लोग। तो फिर अब तेज़ी से अब अगस्त ऑफर आया है कि अब ये तो मान लो तुम। तो 23 नवंबर तुम्हारा देखो जस्ट तुरंत आया, देखो 15 नवंबर को रिजाइन किए हैं और 23 यानी कि हफ्ता भर में ही दूसरा ऑफर आ रहा है। कौन सा बाबू, ठीक है, बिल्कुल। तो अक्टूबर देखो नवंबर 23 नवंबर 1939 को एक रेजुलेशन पास किया गया तुम्हारा, हाँ इसमें क्या बोलते हैं कांग्रेस के अंदर, कि देयर वाज अ रेजुलेशन पास द कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिमांडिंग इंडिपेंडेंस इन फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि हम खुद संविधान बनाना चाहते हैं। तो ठीक है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट लेकर आए, अब हम खुद चाहते हैं कि हम अपना संविधान बनाएं, यानी कि फिर प्रेशर। एक तो आप रिजाइन कर दिए, रिजाइन करने के बाद इतना बड़ा बात कर रहे हैं कि आप संविधान बनाना चाहते हैं, और इन लोगों का पावर है क्योंकि अभी रहा है सरकार में, अब मेजोरिटी में रहा है, रिजाइन किया है, तो पीपल का कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस हाथ में रखा है। तो इससे क्या हुआ कि जो उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, यही चर्चिल थे जो बाद में आके बोले हैं स्टेट में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोले थे, यही चर्चिल ही थे, कि जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने अगस्त ऑफर बनाया ताकि जो कांग्रेस मिनिस्टर लोग जो मिनिस्ट्री में थे जो इस तरह का बात कर रहे हैं उनको थोड़ा सा लॉलीपॉप दिया जाए, ठीक है, कि डोमिनियन स्टेटस हम देना चाहते हैं इंडियंस के लिए, ठीक है। वॉइस रॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल हम बढ़ाना चाहते हैं ताकि इंडियंस भी उसमें आ सके, समझे बात को, उसमें एडिशनल इंडियंस भी आ सके। वार एडवाइजरी काउंसिल भी हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो कि ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करे। नेटिव स्टेट भी हम चाहते हैं कि नेटिव स्टेट भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले इसमें। तो यानी कि आप क्या किया, वो झुक के आया और कुछ प्रोविजन लेके आया कि हम ये चाहते हैं आपके लिए। फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज कैनॉट बी डिस्कस ड्यूरिंग द, बोला कि आप संविधान वाला चीज़ मत इशू करिए क्योंकि ये वार है, वार में हमको लड़ने दीजिए। तो आप देखो रिस्पॉन्स देखो। तो उसके बाद क्या हुआ, क्रिप्स ऑफर। तो यह बात समझ रहे हो, ये क्या है तुम्हारा अगस्त ऑफर, 1940 का अगस्त ऑफर आया। जब इसने बोला कि हमको संविधान बनाना है, उससे पहले मिनिस्ट्री रिजाइन कर दिए, तो तुरंत तुम्हारा वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर चर्चिल वो बोले हैं, वो तो अगस्त ऑफर दिए हैं। अब क्रिप्स ऑफर,
क्रिप्स ऑफर को प्रेजेंट किए थे स्टैफर्ड क्रिप्स ने किया था, ठीक है। और इसमें नंबर 1 वही उसी का तुम्हारा अगस्त ऑफर का ही थोड़ा एक्सटेंशन पार्ट रहेगा कि चलो हम डोमिनेंट स्टेटस देने वाले हैं। डोमिनेंट मतलब अब तुम जो करना करो, ऊपर हम रहेंगे, डोंट वरी, ठीक है। आप पूरा चलाओ, अपना ही चलाओ। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी देंगे आपको, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में आप जो जैसा बनाना है संविधान आप बनाओ। नॉमिनेटेड मेंबर्स भी नेटिव स्टेट से आएंगे, यानी कि नेटिव स्टेट से किंग यदि भेजना चाहता है तो वो भी भेज सकता है, अपना रिप्रेजेंट कर सकता है। यदि कोई प्रोविंस एग्री नहीं करता है संविधान में जुड़ने का तो वो अपना कर ले अलग से, वो अपना बना सकता है अलग से। तो वही बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बाय इलेक्टेड मेंबर्स इज इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ नेटिव स्टेट्स। एनी प्रोविंस नॉट एग्री टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कुड मेक सेपरेट एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश। जिसको संविधान में नहीं जुड़ना है, यानी कि जो क्रिप्स ऑफर से वो नहीं है, इत्तेफाक नहीं रखता है, एक्सेप्ट नहीं करता है जो भी नेटिव स्टेट, वो ब्रिटिश के साथ अलग बना ले, अलग समझौता कर ले। तो इसमें लग गया मिर्ची, हाँ तोड़ रहा है, ये बहुत मिर्ची लग गया। हमको चाहिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, है ना। जब ब्रिटिश जा ही रहा है तो पूरा भारत दे दो हमको जोड़ के, तुम तोड़ने का बात क्यों कर रहा है, ये पसंद नहीं है। नो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टू इंडियन हैंड्स एट द प्रेजेंट, अभी नहीं करेंगे, अभी हम पूरी तरीके से आपको नहीं देंगे आज़ादी, पूरा पावर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ब्रिटिश रखेगा, ब्रिटिश डिफेंस को रखेगा, और डिफेंस कोई दूसरा कंट्री रखता है तो यानी कि तुम गुलामी है, वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेगा उस चीज़ को। तो देयर वाज अ रिस्पॉन्स टू क्रिप्स ऑफर, और यही गांधी जी बोलते ये तो पोस्ट डेटेड चेक है जी, कोई मतलब नहीं है इसका, कोई कुछ इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। आप क्या दे रहे हो हमको, लॉलीपॉप थमा रहे हो क्या तुम, ठीक है। और गांधी जी इसको कहते हैं कि ये तो सही नहीं है, इसका क्लॉज ऑफ क्रिप्स ऑफर का क्लॉज ऑफ सब गलत था, और मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट नहीं किया क्रिप्स ऑफर को। तो गांधी जी का क्या स्टैंड था ये जानना बहुत जरूरी है क्रिप्स ऑफर को लेके, जो इतना बात किया जा रहा है अगस्त ऑफर के बाद क्रिप्स ऑफर। तो 26 अप्रैल 1942 को गांधी जी अपने जर्नल हरिजन में लिखते हैं कि इंडिया एंड ब्रिटिश सेफ्टी लाइज इन द, अब देखो अब धमकी दे रहे हैं, गांधी जी धमकी दे रहे हैं कि भारत और ब्रिटिश का सेफ्टी यही है कि ब्रिटिश आराम से भारत छोड़ के चले जाए। ब्रिटिश के लिए और भारत दोनों के लिए अच्छा है कि ब्रिटिश आराम से छोड़ के चले जाए, ठीक है। 24 मई 1942 को गांधी जी का स्टेटमेंट आया, लीव इंडिया इन गॉड्स हैंड इन मॉडर्न पैरेलल्स टू एनार्की, फ्रॉम दिस राइज ट्रू इंडिया इन प्लेस ऑफ फॉल्स इंडिया वेयर सी। यानी कि बोला कि आप गॉड के हाथ में छोड़ के चले जाओ, और जो झूठा भारत था वो सच भारत की तरफ मूव करेगा। गांधी जी का स्टेटमेंट लिखा गया है ये। 7 जून गांधी जी क्या बोले, आई कैनॉट अफोर्ड टू स्टे, अब मैं नहीं रह सकता हूँ, अब हो गया, बहुत हो गया, डायरेक्ट वो बोल रहे हैं बहुत हो गया। हाँ, अब 6 जनवरी 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी वार्धा में मिलते हैं, जहाँ पे गांधी जी के व्यूज़ को कंसिडर किया जाता है कि गांधी जी का क्या टेक ओवर है। अब 14 जुलाई देखो लगातार डेवलपमेंट हुए हैं, मुंबई में फिर तुम्हारा हुआ है वहाँ पे कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वहाँ पे अप्रूव किया गया क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, और अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, जो पहला हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बनते, ये कोई नहीं बताएगा तुमको, ठीक है ना, ये इनका कंट्रीब्यूशन नहीं बताया, वही इंट्रोड्यूस किए कि सर रेजोल्यूशन पास करो, ओके धड़ाधड़ पास, सब क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो, अब तो नॉन कोऑपरेशन था पहले कि नॉन कोऑपरेट, अब भारत छोड़ो, ये तो बहुत बड़ा है पूरी तरीके से कि अब इंडिया छोड़ना है आपको। तो देखो अब डेवलपमेंट क्या हुआ, अब देखो फटाफट डेवलपमेंट हुआ है बहुत। अब देखो जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, तो कम समय में तुमको डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा। तो देखो 14 जुलाई को पास हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन, और 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर में आई वांट फ्रीडम सून, हमको फ्रीडम चाहिए बहुत जल्दी, इफ पॉसिबल तो अभी चाहिए हमको, टू नाइट, आज ही चाहिए, ठीक है, इफ पॉसिबल तो सुबह से पहले चाहिए, समझ रहे हो ना, गिव द मंत्र डू और डाई, यहाँ पे बोल देते हैं गांधी जी। गांधी जी भड़क गए, अब ग्वालियर में गांधी जी बोल दिए हैं हमको अभी चाहिए, सुबह से पहले चाहिए, एंड प्रोक्लेम डैट इट वॉज द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ। अब बताओ, अपने बारे में बता रहे हैं, ये मेरा लाइफ का स्ट्रगल है। प्रोक्लेम डैट लेफ्ट एवरी इंडियन कंसिडर हिमसेल्फ टू बी फ्री, और सभी सोचो कि तुम फ्री हो, अब सभी इंडियंस तुम फ्री हो, अब आज़ादी चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, आज़ादी चाहिए। अब जब मास लीडर तुम्हारा बोल दिया है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा लोगों पे, सब घर छोड़ के आ जाएंगे, अब सब चीज़ छोड़ जाएगा, अब लड़ते रहो आज़ादी के लिए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का नेचर और कैरेक्टर देख लो, ये पैन इंडिया मूवमेंट था, नॉट ओनली इन ब्रिटिश इंडिया
अब देखो इसका केवल ब्रिटिश इंडिया में नहीं, इसका नेटिव स्टेट में फ़र्क पड़ने लगा, क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं, सेम कलर वाले लोग हैं। तो अब प्रेशर होगा प्रिंसली स्टेट पे भी, क्योंकि वहाँ पे भी डेमोक्रेसी मांगेगा, वहाँ पे भी फ्रीडम है, वो भी तो दबा के ही रखा है, वो भी राजा लोग पूरा ऐश मौज कर रहा है, हमारी जनता तो पूरी तरीके से बर्बादी है। इसका असर, जब क्विट इंडिया मूवमेंट का असर पूरा भारत में पड़ा है। पहले प्रिंसली स्टेट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, इनफैक्ट पार्टिसिपेट किया ही नहीं थे उतना ज़्यादा, मगर क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रिपरकशन है वो पूरा भारत को छू लिया। समझ, पैन इंडिया कहा जाता है इसको। देखो एग्जाम्पल देखो, मैसूर को टच किया, उदयपुर को टच किया, भरतपुर को, जयपुर को, जो प्रिंसली स्टेट है सबको टच कर दिया। अब सोशल बेस ऑफ मूवमेंट, इसमें मेन कंट्रीब्यूटर कौन रहा है? पीजेंट्स एंड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट तो रहेगा ही रहेगा, हर मूवमेंट में स्टूडेंट नहीं रहेगा तो बनेगा ही नहीं बड़ा मूवमेंट, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस में रखा जाता है ना स्टूडेंट को, देखते हो कितना बड़ा लॉकडाउन टाइम में स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन। द मूवमेंट हैड मच स्ट्रॉन्गर बेस देन द प्रीवियस वन। जितने भी हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुए, चाहे CDM हुआ है, उससे पहले तुम्हारा पार्टीशन ऑफ बंगाल में हुआ था स्वदेशी मूवमेंट, अभी तक इतना बड़ा मूवमेंट नहीं देखा गया था जितना बड़ा ये मूवमेंट हुआ है। देयर वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट्स। बताओ गजब बात है, पैरेलल गवर्नमेंट शुरू हो गया, अपना हिसाब से गवर्नमेंट बनना शुरू इस मूवमेंट में, और बहुत सारा जगह अपना गवर्नमेंट भी बन गया था। ब्रिटिश का नहीं मानेंगे, अपना गवर्नमेंट बन गया बहुत सारा जगह पे, महाराष्ट्र का बहुत सारा जगह पे बन गया, इंडिया का बहुत सारा कोना में अपना अपना गवर्नमेंट शुरू बनाना कि आप तो हम तो हो तो गया, आज़ादी मिल तो गया, हो तो गया। देखो बोला गया कि पैरेलल गवर्नमेंट बनना शुरू हो गया बहुत सारे हमारे इंडिया में, बहुत सारे हमारे जो मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। इट वॉज ए इंटायरली यूनिक फीचर, ये गजब का फीचर था, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था इंडियन इतिहास में कि पैरेलल गवर्नमेंट बनना शुरू हो गया। अब पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ बना है तो देख ही लो तुम लोग, ठीक है। ये तालचेर उड़ीसा में बना है, तामलुक तुम्हारा वेस्ट बंगाल में बना है, संथल परगना तुम्हारा ये झारखंड में अभी है, तुम्हारा भागलपुर में बन गया था, बलिया में उत्तर प्रदेश में बना है, गाजीपुर में बना है, सतारा में बना है, नागपुर में बना है, समझे। यानी कि लगातार पैरेलल गवर्नमेंट बन रहा है और अपने हिसाब से लोग वहाँ पे गवर्न कर रहे हैं, रूल्स और रेगुलेशन बना रहे हैं। और जो मोस्ट इंटेंस सेंटर रहा है इस मूवमेंट का, तो उसमें देखो बिहार रहा है, बहुत ज़्यादा क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे चला है। ईस्टर्न यूपी रहा है, बिहार से जो सटा हुआ है तुम्हारा एरिया गोरखपुर से, बंगाल रहा है, उड़ीसा रहा है, महाराष्ट्र रहा, कर्नाटक देखो टच किया कि नहीं किया, टच कर दिया ये। इट वॉज अ मॉडरेटली एक्टिव इन, कहाँ कहाँ ठीक ठाक एक्टिव था, तो गुजरात में और आसाम में। इट वॉज रिलेटिवली वीक, मगर वीक कहाँ था? मद्रास में, उसके बहुत सारे रीजन है। और सिंबॉलिक कहाँ था? जहाँ पे नाम के लिए था, तो पंजाब और सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंट है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम वाला चीज़ है, और क्योंकि मुस्लिम वाला वहाँ बीज बोया जा रहा है अलग से, है ये कुछ नहीं होगा आज़ादी, कुछ नहीं हिंदू को मिलेगा आज़ादी, तुमको थोड़ी मिलेगा। तो पीजेंट्स एंड स्टूडेंट दो मेन इंपॉर्टेंट पिलर रहे हैं। अब देखो क्विट इंडिया मूवमेंट खाली एक बड़ा मूवमेंट नहीं होता, इसके साथ पैरेलल बहुत सारे मूवमेंट चल रहे होते हैं हमारे भारत में। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जब बहुत हाइपर एक्टिव था, तो अंडरग्राउंड मूवमेंट भी एक्टिव था। अंडरग्राउंड में जो पर्दे के पीछे हो रहा है, वहीं सुभाष चंद्र बोस आएंगे, समझ रहे हो। तो अंडरग्राउंड मूवमेंट चल रहा था, जिसमें बहुत बड़े बड़े तुम्हारे हस्ती थे, जैसे तुम्हारा अरुणा असफ अली थे, ठीक है, लोहिया जी, इतने बड़े सोशलिस्ट के ज्ञाता हुए हैं वो, है ना। बहुत बड़े फिलोसोफर कह सकते हो, रिफॉर्मर कह सकते हो। राम मनोहर लोहिया का जितना भी समाजवादी पार्टी बना है, बहुजन समाज पार्टी है, इनके प्रिंसिपल को लेके ही बना है। बहुत राम मनोहर लोहिया बहुत बड़ा नाम है, हाँ बहुत बड़ा नाम है इंडिया में, समझे ना। आफ्टर आज़ादी इनके जो ज्ञान से जो फायदा हुआ है हमारे कंट्री को, गजब फायदा हुआ है। समाजवादी पार्टी कहाँ से प्रेरणा लिया है? इनसे ही लिया है। जाकर उठा कर पार्लियामेंट का स्पीच देख लो, समझ रहे हो ना। सुचेता कृपलानी हो गए, बिजू पटनायक हो गए। बिजू पटनायक वही जो अभी उड़ीसा में देखते हो पटनायक जो तुम्हारे हैं, उनका ही तुम्हारा बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है। नवीन पटनायक बैक कर लो, तो बोलते तो हैं हर समय कि हिस्ट्री कैसे गवर्न करता है। जैसे लालू प्रसाद का जो बेटा है तेजस्वी, उसका पीछे तो जेपी आंदोलन से रिलेट करोगे उस चीज़ को, करेक्ट। अछूता बर्दन बहुत सारा है। उषा मेहता बहुत इंपॉर्टेंट है। उषा मेहता ये गर्ल थी, बहुत खतरनाक, बहुत, क्योंकि ये कांग्रेस रेडियो चलाते थे मुंबई से, और वॉइस ऑफ फ्रीडम, वो कांग्रेस रेडियो का नाम क्या था? वॉइस ऑफ फ्रीडम। और भी बहुत सारे लोग थे। आज़ाद दस्ता,
ये भी तुम्हारा एक स्ट्रगल चला था, गोरिल्ला थे, ये एक्टिव था इंडो नेपाल बॉर्डर में, ठीक है। इसके लीडर देखो जयप्रकाश नारायण थे, श्याम सुंदर प्रसाद थे, और भी बहुत सारे लोग थे इसमें, ठीक है। दे रिलीज द डॉक्यूमेंट, क्या किए, द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रंट, इस तरह का डॉक्यूमेंट रिलीज़ किए। रेडियो और पब्लिसिटी किया आता था, राम मनोहर लोहिया भी एक्टिव थे उस समय। ट्रेनिंग कैंप तुम्हारा इंडो नेपाल बॉर्डर में दिया आता था, ठीक है। इस तरह का काम हुआ है, यानी कि कहने का मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में बहुत सारे पैरेलल मूवमेंट भी चले हैं जो अपने अपने स्तर से कंट्रीब्यूट किए इंडियन नेशनल मूवमेंट में, ठीक है। क्या जरूरी नहीं है कि खाली आपका कांग्रेस प्लेटफॉर्म से ही हो, प्लेटफॉर्म आपका दूसरा भी हो सकता है, हमने देखा है हिस्ट्री में। और भी प्रोग्राम्स देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या क्या प्रोग्राम्स रहा है। पीजेंट शुड नॉट पे लैंड रेवेन्यू, पीजेंट का जो भी लैंड रेवेन्यू पे करने की कोई जरूरत नहीं है, यदि बोलेगा तो शुड रेडी फॉर मरने के लिए तैयार रहो। एटीट्यूड देख रहे हो, पहले नॉन कोऑपरेशन के लिए तैयार हो, सेक्रीफाइस के लिए तैयार हो, रेडी रख दो। इंडियन सोल्जर शुड नॉट ओपन फायर टू क्रश इंडियंस के ऊपर कोई इंडियन सोल्जर हाथ नहीं उठा सकता है। गजब इम्पैक्ट, ब्रिटिश बोलते रहे, कुछ नहीं करेंगे आप, ताकि जाएगा वहाँ पे भी बात तो जाएगा, और वो लोग भी सोचेगा बात तो सही है, हमारा इंडिया ही है, कितना दिन तक हम ब्रिटिश का गुलाम रहेंगे, वो लोग के भी दिमाग में तो आएगा ही। टेनेंट्स नॉट गिवन टू टेनेंट्स को बोल दिया कि आप जमींदार को फायर नहीं करोगे, नॉट टू गिव फेयर टू जमींदार, पैसा देने की जरूरत नहीं है जमींदार, तुम्हारा लैंड है रखो। तो कॉन्फिडेंस जो बढ़ेगा, और पीजेंट और गजब आया कि देखो आज़ादी मिलेगा तो लैंड मिलेगा हमारा, क्योंकि आज़ादी का डेफिनेशन अलग अलग है सबके लिए। तो पीजेंट दौड़ के आएगा कि हम तो त्रासदी में, हम तो आज़ादी चाहिए, हमको चाहिए। नेटिव रूलर्स शुड एक्सेप्ट द सॉवरेन, हाँ पूरी तरीके से नेटिव स्टेट को सॉवरेनिटी, भारत का अखंडता और संपूर्णता को स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो उसके ऊपर प्रेशर अलग से। गवर्नमेंट सर्वेंट शुड अलायंस टुवर्ड, गवर्नमेंट जितने भी हैं सर्वेंट, कांग्रेस के प्रति वो सहानुभूति रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस कोई बेकार का चीज़ नहीं, हम कंट्री के लिए कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। तो कांग्रेस को फिर दिखा है। स्टूडेंट नॉट टू स्टडी इफ दे आर एसोसिएटेड विद स्ट्रगल, इफ दे आर नॉट, यदि स्ट्रगल से एसोसिएट नहीं है तो पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है तुमको, पढ़ोगे तभी जब तुम स्ट्रगल से जुड़े रहोगे। यानी कि समझ रहे हो, यानी कि बहुत बड़ा तुम्हारा बात हो रहा है यहाँ पे। तुमको बोल दिया है कि जब तक बिहार ठीक नहीं हो तब तक तुम नहीं पढ़ोगे। तो जो तुम में से जो लीडर बनने का कैपेसिटी रखता है वो आगे जाएगा, और जो आगे जाएगा देखोगे कि अरे सब तो जा रहा है, हम क्यों नहीं जा रहे हैं, हम भी जाना चाहिए। तो खरबूजा को देख के रंग खरबूजा बदलता है, जो बात है सब आस्ते आस्ते जुड़ेगा, मास मूवमेंट में कर। जब देखो अब 10 आदमी निकलेगा, 50 आदमी निकलेगा, तो उसमें पीछे जाना क्या कोई बड़ी बात थोड़ी है। देश के लिए मर जाएंगे, क्या मर ही रहे लोग, मर जाएंगे, ऐसे ही मर ही रहे थे। तो इस तरह का तुम्हारा मूवमेंट सक्सेसफुल होगा ही होगा जब 1.25 करोड़ देशवासी लेके आ जाएंगे, झंडा लेके आ जाएंगे। तो किसी का मजाल है कुछ कर देगा तो क्या हो जाए, अफरा तफरी मच जाएगा। एक कॉलोनी में आदमी पूरा निकल जाए तो क्या स्थिति हो जाता है। यहाँ तो इतना प्रचंड बात किया जा रहा है पॉपुलेशन का। आप देखो क्विट इंडिया मूवमेंट में लोग निकल रहे हैं, और क्यों, नारा ही उस तरह का है, अपील ही उस तरह का है। गांधी जी का अपील तो बहुत ज़्यादा ही काम करेगा। देखो नवंबर 1942 के बाद एक नया प्रोग्राम को ऐड किया गया और मूवमेंट रेडिकल कैरेक्टर ले लिया। अभी पीसफुल चल रहा था, रेडिकल हो गया। पुलिस ऑफिसर को बॉयकॉट कर दो, भ्रष्ट है, बर्बाद है, ब्रिटिश के लिए देखता है, बॉयकॉट कर दो पुलिस ऑफिसर को। रेवेन्यू ऑफिसर को बॉयकॉट कर दो। पेपर मनी मत लो। जब मनी आप नहीं लेंगे, स्वीकृति नहीं करेंगे, तो ब्रिटिश अपने आप गिर जाएगा। समझ रहे हो। डिस्ट्रक्शन ऑफ, रेलवे को उखाड़ फेंक दो, मोबिलिटी खत्म, टेलीग्राफ लाइन तोड़ दो, फाड़ दो। तो यानी कि समझ रहे हो ना कितना कुछ असर पड़ेगा इसका, पूरी तरीके से असर पड़ जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या हुआ, दे फेल्ड हो गया जी। क्यों, मास वायलेंट हो गया। मगर कहीं ना कहीं नेशनलिस्टिक स्ट्रगल मूवमेंट को तो बहुत आगे ले गया है। पैन इंडिया कैरेक्टर था इसका, जोग्राफिकल स्प्रेड था, बहुत ज़्यादा था, रेडिकल हो गया, एग्रेसिव कैरेक्टर हो गया, जो कि ब्रिटिश रूल के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हुआ है कि हाँ ये शांति वाला देश भी मूड खराब हो सकता है, गांधी जी जैसा का भी मूड खराब हो सकता है। मिलिटेंट बन गया, वायलेंस कैरेक्टर बन गया, ठीक है। और ब्रिटिश को रियलाइज़ करवाया कि इंडिया छोड़ने में ही फ़ायदा है। एक तो हम लड़ रहे हैं वर्ल्ड वार यहाँ पे, और इंडिया में इस तरह का चीज़ हो रहा है। तो रिजल्ट क्या हुआ इस मूवमेंट का, आज़ादी मिल गया हमको, जाके मिल गया हमको, देखा कि अब नहीं मानने वाला है ये।
तो पैरेलल अंडरग्राउंड मूवमेंट चला है, अजय दस्ता बताएं तुम लोग को, इंडो नेपाल बॉर्डर में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ है ना। नेटिव स्टेट्स में चला, नेटिव स्टेट्स पे भी बोला गया कि आपको भी अब छोड़ना पड़ेगा। कैबिनेट मिशंस आए हैं तो जब बताएंगे। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी जो मूवमेंट हुआ था, ठीक है, मूवमेंट ये भी एक्टिव थे 1939 में। सुभाष चंद्र बोस वाले भाई, सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं कि 1939 में कांग्रेस का प्लेटफॉर्म छोड़ देते हैं, सेटिस्फाइड नहीं थे बहुत सारी चीज़ को लेकर, और कोशिश करते कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का, ठीक है। ये बहुत जगह जाते हैं इंडिया, ये बोलते हैं कि दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है, तो जर्मनी से जाके हेल्प मांगना चाहते हैं, जापान से हेल्प मांगते हैं, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का दुश्मन है ये लोग। इधर पावर दूसरा एंटोन पावर है, सेकंड वर्ल्ड याद करो तुम लोग, है ना, एंटोन था ना जी, तो एंटोन पावर है, तो जर्मनी से भी जाकर मांगते हैं। और जर्मनी का मैंने बताया था सुभाष चंद्र बोस का जो काउंटर हुआ था, मैंने एक दिन बताया था तुम लोग को कि सुभाष चंद्र बोस किस तरह हिटलर से मिले थे, किस एटीट्यूड से मिले थे। एक दिन बताया था ना मैंने कहानी, तुम लोग था कि नहीं था क्लास में? यस, मैंने बताया था। और जापान के साथ बहुत सॉफ्ट करना रहा है, और जापान की वजह से अंडमान निकोबार में मिला है। यस, मैंने बताया तुम लोग को, गधा आज ही काम आता है। देखो, तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से हट गए और फॉरवर्ड ब्लॉक को इस्टाब्लिश कर दिया। अरेस्ट कर लिया गया उनको डिफेंस ऑफ इंडिया के तौर पे, रूस के तरफ पे, और वो तुम्हारा हंगर स्ट्राइक पे चले गए, ठीक है। और एक लेटर लिखे गवर्नर ऑफ बंगाल को उस समय, इंडिविजुअल मस्ट डाई, क्या बोलते हैं कि इंडिविजुअल को मरना ही होगा यदि पूरा नेशन को जीना है तो। बात समझे? दे मस्ट डाई सो डैट इंडिया को फ्रीडम मिले, ग्लोरी मिले। आपको मरना ही होगा, तुम हमको खून दो, हम तुमको आज़ादी देंगे, है ना, बोल देते ना। तो हम तुमको क्या बोलते हैं, तुम हमको 1.5-2 साल दो, हम तुमको IAS बनाएंगे। सब लिया गया है गुरुजी लोग से। मैं ये कि प्रोवाइडेड ये कि तुम्हारे पास स्ट्रगल करने का पावर हो। खून दे दिया तो वैसा क्या खून का जो तुम्हारा कोविड से ग्रसित हो, तो ऐसा क्या तुमने 1.5-2 साल दे दिया जहाँ पे तुम कुछ कर ही नहीं रहा है। डेडिकेशन और प्रिजर्वेरेंस होना चाहिए उसमें, समझे। तो सुभाष चंद्र बोस रिलीज़ हो गए 1940 में। फिर सुभाष चंद्र बोस वहाँ से चले गए, पेशावर चले गए, पेशावर से फिर काबुल चले गए। और देखो, कलकत्ता से पेशावर गए, पेशावर से तुम्हारा फिर ये काबुल गए, काबुल से फिर तुम्हारा मॉस्को गए, मॉस्को से फिर बर्लिन गए, फिर जापान भी गए हैं। लंबा यात्रा की है बाहर जाके, ठीक है। बर्लिन में गए थे तो इनका बात हुआ है वहाँ के लोगों से। अब बोस ने क्या बोला कि एंटी ब्रिटिश प्रोपागेंडा चलाना होगा बर्लिन से, क्योंकि जर्मनी है, जर्मनी चलाएंगे तो इधर बहुत क्रश कर देंगे। देखो, बाहर भी गतिविधि की हैं सुभाष चंद्र बोस। रेजिंग फ्री इंडियंस यूनिट्स फ्रॉम इंडियंस इन जर्मनी, जर्मनी में इंडियंस का यूनिट बनाना ताकि प्रेशर हो। एक्सेस पावर टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, हाँ पावर है हमारे पास, हम यहीं से आज़ादी अपना डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी बनेगा उससे। इंडियन बहुत सारे 1941 में इंडियन एसोसिएशन भी फॉर्म किए थे बर्लिन में। फ्री इंडियन सेंटर रोम में भी और पेरिस में भी किए हैं। देखो इसका कंट्रीब्यूशन देखो इनका। आइडिया ऑफ इंडियन लीग वहाँ से स्टार्ट हुआ। रास बिहारी घोष, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का एक सेव किया, आइडिया बनाया, जो कि एसोसिएटेड थे इनके साथ। एक कॉन्फ्रेंस रखा गया, रेजोल्यूशन पास किया गया इंडियन नेशनल आर्मी टोक्यो में, देख रहे हो, टोक्यो मतलब तुम्हारा जापान में। फिर एक कॉन्फ्रेंस तुम्हारा रखा गया, उसमें इनाग्रेट किया गया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को, और सुभाष चंद्र बोस को बुलाया गया, जो रास बिहारी घोष किए थे। और रास बिहारी घोष का जो भी चीज़ था वो टेक ओवर किए सुभाष चंद्र बोस, और उसको और आगे बढ़ा दिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने कमांड किया, ठीक है, कमांड लिया इनसे, रास बिहारी घोष से, और अनाउंस किया कि हम इंडियन नेशनल आर्मी यहाँ बना रहे हैं, और आज़ाद हिंद फौज का गठन किए अक्टूबर 1943 में, उसको ही अपग्रेड करके। बात समझे? आज़ाद हिंद फौज, ये तुम्हारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि पूरी तरीके से क्या है तुम्हारा नेशनल एंथम जन गण मन, वो किए यहाँ, आज़ाद हिंद फौज ने किया था, ठीक है। हेड थे तुम्हारा सुभाष चंद्र बोस। रिकॉग्नाइज किस किस कंट्री ने रिकॉग्नाइज़ किया? जापान ने रिकॉग्नाइज़ किया आज़ाद हिंद फौज को, जर्मनी, इटली, बहुत सारे कंट्री ने किया है, ठीक है। एक्टिविटीज़ क्या था? स्लोगन दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, क्योंकि दिल्ली पावर सीट है, हमको आज़ादी चाहिए। और सुभाष चंद्र बोस को टाइटल मिला नेताजी का उस समय, ठीक है। एंड टूक द ब्लेसिंग ऑफ गांधी जी को, गांधी जी का ब्लेसिंग दिया है ऑल इंडिया रेडियो में, जो उषा मेहता चला रही थी, बात हुआ है, समझे।
और फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि गांधी जी के साथ काम किए हैं कांग्रेस में, जानते थे कि कितना बड़ा लीडर है, गांधी जी को बहुत इज्जत करते थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया से लिया जाता था पैसा, जो बाहर के लोग हैं इंडियंस लोग वो पैसा दे रहे थे। 3 ब्रिगेड खड़ा किया गया, और देखो 3 ब्रिगेड में भी देखो कितने अच्छे थे कि इन्होंने ब्रिगेड का भी नाम गांधी रखा, आज़ाद रखा और नेहरू रखा, देख रहे हो, यानी कि अपने मित्र का रखा है जो लड़ रहा है कंट्री के लिए, उनके नाम पे ब्रिगेड का नाम रखा गया है। और एक महिला भी ब्रिगेड थी, उसका रानी झांसी ब्रिगेड रखा गया है, यानी कि वो हिस्ट्री को भी रिलेट कर रहे हैं 1857 का। और जिसमें लक्ष्मी स्वामीनाथन जो कि बहुत गजब की उस समय ब्रेव गर्ल थी, उनको नेतृत्व दिया गया रानी लक्ष्मी ब्रिगेड का। जैसा INA हेडक्वार्टर्स तुम्हारा रंगून और सिंगापुर में था, बताओ बाहर काम कर रहे हैं। और फिर बाद में एक सुभाष ब्रिगेड भी बनाया गया, ठीक है, बाद में ये 3 ब्रिगेड्स को जोड़ के सुभाष ब्रिगेड बना दिया गया, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और 1944 से लेकर 45 में गजब एक्टिव रहा है तुम्हारा सुभाष ब्रिगेड, बट इट मेड अ डिफीट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ सपोर्ट बेस्ड इन जापान। मैं इनको हारना पड़ा, क्योंकि जो सपोर्ट मिलना चाहिए था जापान से वो सपोर्ट नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड वार में पूरी तरीके से परेशान है, समझ रहे हो बात को। तो ऑल वेयर कट, और तुम्हारा पूरी तरीके से सभी को पकड़ लिया गया और रेड फोर्ट में सभी को धर लिया गया, प्रिजन में धर लिया गया इन लोग को। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस वहाँ से भागे हैं, क्या हुआ आगे कुछ नहीं पता चला उनके बारे में। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में तुमको बताए ही थे कि कैसे जापान, जर्मनी, इटली एक साइड था, फ्रांस ये सब था, बताए थे तुम लोग को। INA जब ट्रायल चला, यानी कि जो पकड़ के लाए हो रेड फोर्ट में तुम लाल किला क्या है, एक तुम्हारा पावर के प्रतीक है, जब वहाँ पकड़ के लेके आए हो तो देश में क्या हुआ इससे कि नवंबर 1945 में रेड फोर्ट दिल्ली पे इंपॉर्टेंट ऑफिसर जैसे शहनवाज हो गए, PK सेंगल हो गए, गोरखा, ये सभी चीज़ वहाँ पे थे। लॉयर तुरंत डिफेंस में आ गए कि नहीं, जो भी पकड़ के लाए हो INA ट्रायल्स का ऑफिसर्स लोग लाए हो, अरे ये कंट्री के लिए लड़ रहा था, ये लोग मजाक की स्टोरी है। तुरंत डिफेंस में आ गया हमारे लॉयर्स को। कौन कौन? तेज बहादुर सप्रू, देखो जो काम कर रहे थे जब आओ उनके मोतीलाल नेहरू के साथ, जो तुम्हारा वो बनाए थे स्वराज पार्टी बनाए थे। जवाहरलाल नेहरू आगे, खुद बैरिस्टर है। असफ अली आगे, KN कारजू आगे, बहुत सारे आगे। गजब का वर्ल्ड इंडिया में बड़े में पूरा सपोर्ट है INA ट्रायल्स को लेकर कि नहीं कुछ होना चाहिए इनको, बहुत मेहनत किया है ये लोग, कुछ होगा तो देख लेंगे, पूरा इंडिया की तरफ से पूरा सपोर्ट। कांग्रेस भी खुल के सपोर्ट कर दिया कि नहीं कुछ नहीं होना चाहिए इन लोग को। मुस्लिम लोग ने सपोर्ट कर दिया, भले ही आप राजनीति करते नहीं, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत मेहनत किया है। CPI ने सपोर्ट कर दिया, हर पार्टी ने सपोर्ट कर दिया कि कुछ नहीं होना चाहिए इन लोग को। इंडियन आर्मी रेज द डिमांड फॉर लाइसेंसिंग, ठीक है, दिस फर्स्ट टाइम ऑल पार्टी, ये पहली बार है इंडियन नेशनल में जहाँ सब पार्टी यूनाइट होकर बोले कि INA ट्रायल्स में कुछ नहीं होना चाहिए इन लोग को, ठीक है। तो इंडियन नेशनल आर्मी डे वॉज सेलिब्रेटेड, और यही 12 नवंबर 1945 को किया गया। और रिजल्ट क्या है? तो पावर रिलीज, तो प्रिजनर्स रिलीज, छोड़ना पड़ा, प्रेशर बन गया ना, कुछ कर दोगे तो मार दोगे, फिर तो मारा जाओगे तुम ब्रिटिश लोग, क्योंकि हर जगह से आगे कोई कुछ हो ही नहीं रहा है, सब ने आंख बंद करके सपोर्ट कर दिया। जब सपोर्ट कर देगा तो आप हाई अलर्ट में हो ना, पब्लिक सपोर्ट मानना पड़ेगा आपको। तो देखो आप देखो इसी का क्या है कि तुम्हारा जो म्यूटिनी चला है, रॉयल इंडियन म्यूटिनी 1946 में, ये तुम्हारा लगभग 4-5 दिन का चला था। गांधी जी ने क्रिटिसाइज किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वायलेंट नहीं होना चाहिए। देखो रॉयल इंडियन म्यूटिनी में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ही, इंडियंस के साथ तुम, इंडियन आर्मी के साथ तुम कुछ और व्यवहार करता था और ब्रिटिश के साथ कुछ और व्यवहार करता था, लोग को अच्छा नहीं लगा। फूड खाने के लिए तुमको ठीक से नहीं दिया जा रहा है तो लोगों में पहले से गुस्सा है, और एक और बहाना मिल गया। ये मुंबई में बिगन हुआ था, स्टार्ट हुआ था 18 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक चला था 1946 में। इन द ट्रेनिंग शिप, तलवार जो ट्रेनिंग शिप था वहाँ पे, ठीक है, दिस कॉज वॉज बैड फूड एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या इसका रीजन कि खाना जो दिया जा रहा था आर्मी लोग को, इंडियंस लोग को खराब खाना दिया जा रहा था, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था। और तुरंत देखो तलवार शिप से तुरंत 22 शिप में जो मुंबई का था वहाँ पे स्प्रेड हुआ और सब बगावत कर दिए, सभी हंगर स्ट्राइक पे चले गए, ठीक है। डिमांड्स तुम्हारा क्या कि अब इसमें क्या डिमांड कर रहे थे ये लोग भी कि INA प्रिजनर जो पकड़े हो वो सबको रिलीज करो, जितने पॉलिटिकल प्रिजनर है हमारे भाई लोग को पकड़ के रखे हो सबको रिलीज करो। बताओ, ये आर्मी लोग हंगर स्ट्राइक पे चला गया, तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है तुम्हारा इंटरनेशनल हैपनिंग्स में भी, क्योंकि ब्लैक सी है उधर भी तुम्हारा मनाना, क्योंकि शिप पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो इंटरनेशनल फर्क पड़ेगा ब्रिटिश से जुड़ा हुआ,
क्योंकि सिर्फ मना कर देगा तो नहीं जाएगा आगे। पटेल एंड गांधी जी क्रिटिसाइज़ किए कि वायलेंट नहीं होना चाहिए था जो वायलेंट हुआ है। और उसके बाद देखो पटेल इंटरवेंशन, पटेल इंटरवीन किए और बोले कि एंडेड द मीटिंग विद एश्योरेंस दैट पॉलिटिकल पार्टी विल टेक ऑफ। बोला कि कोई बात नहीं, हम है ना, हम हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो आपके साथ हो रहा है हम उसको जस्टिस देंगे, डोंट वरी। तो क्योंकि ये तो बहुत बड़े बड़े लीडर थे तो इनका बात माना गया और वहाँ से मीटिंग नहीं खत्म हुआ। मगर एक ब्रिटिश को पता चल गया था कि बाबू मानने वाला नहीं है ये लोग, अब सब बगावत ही हो रहा है हर जगह से, तो ख़त्म कर देगा ये लोग। दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास।